आज कॉन्फ्रेंस में मुझे इनॉग्रेशन सेशन में उपस्थित रहने के लिए मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया था। लेकिन मैंने देखा कि ये विषय भी महत्वपूर्ण है और एक दो प्रेजेंटेशन देखा तो मेरी रुचि भी बढ़ी। तो मुझे लगा कि सभी प्रेजेंटेशन मुझे देखना चाहिए ताकि भविष्य के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके लिए इंडस्ट्रीज का क्या व्यू है, अलग अलग सेक्टर का क्या व्यू है, कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें कई सुझाव आपकी ओर से बहुत अच्छा भी आया। जब मैं प्रेजेंटेशन देखता था तो मेरे मन में भी कई विचार आए और मैं मानता हूं कि इस टाइप का कंसल्टेशन हमें म्यूचुअल आइडिया शेयर करने का प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर है और मैं गवर्नमेंट हूं। गवर्नमेंट और सेक्टर दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। जब हम 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं तब हमें एक थॉट से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सिनर्जी थॉट में और एक्शन में होने की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि जो आपने यहां मेरे सामने प्रेजेंटेशन रखा, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, स्किलिंग, अपस्किलिंग, इकोनॉमी, ग्रोथ, ये सब एक दूसरे से साइकिल में घूमने वाला विषय है। साइकिल में चलता है। जैसे इकोनॉमी ग्रो कब करती है? जब कोई भी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, सर्विस सेक्टर ग्रो करता है, आईटी सेक्टर ग्रो करता है, सब ग्रो करता है तो इकोनॉमी जनरेट होती है। इकोनॉमी जनरेट होती है तो परचेज पावर बढ़ता है। परचेज पावर बढ़ता है तो कंजप्शन बढ़ता है। जब कंजप्शन बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, यानी कि डिमांड बढ़ती है। ये सब रोटेशन में है। लेकिन जब हम मैपिंग करते हैं तब हमें थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन से मैं डिफर यहां हो रहा हूं कि हमें उसके लिए मैपिंग की सिस्टम को बदलनी होगी। हमें हमारा मॉडल की ओर थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि हर कॉन्टिनेंटल का अपना अपना मॉडल है। डेवलपमेंट का अपना मॉडल है, एम्प्लॉयमेंट का अपना मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया में जाइए और एम्प्लॉयमेंट की बात करिए तो जॉब के साथ ही जोड़ेंगे। तो क्या जॉब इज ओनली एज ए एम्प्लॉयमेंट? My questions is it that not only for job, it's enough definition of employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये जॉब में नहीं आएगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जो व्यक्ति अपने स्वयं को छोटा मोटा कारोबार, कामकाज करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं। जब हम इस डिफिनेशन में जाते हैं तब हमें दुनिया का मॉडल का भी स्टडी करना होगा। यहाँ प्रेजेंटेशन में मैंने देखा, हेल्थ सेक्टर के प्रेजेंटेशन में हमें हमारा जीडीपी का 3% तक खर्च करना चाहिए। अभी टू नियरेस्ट है बिकॉज माई सेल्फ वॉज हेल्थ मिनिस्टर, और हमें 3% तक जाना चाहिए। इट्स ओके, हैव नो ऑब्जेक्शन, हमें जाना चाहिए। बट क्या हम किसके मॉडल पर जाना चाहिए? हमें हमारा मॉडल के साथ एनालिसिस करा क्या? फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ वॉज फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्टर एट दैट टाइम। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक बड़े सीईओ मुझे मिलने आया, तो यही लैंग्वेज में बात करने लगा। उन्होंने मुझे कहा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, और हमें यह भी सीखना होगा कि क्या ये मॉडल से कोविड क्राइसिस में जिसका मॉडल का हम उपयोग करते हैं, ये मॉडल हमें या तो दुनिया में उपयोगी हुआ क्या? कोविड मैनेजमेंट में दुनिया का मॉडल उस वक्त मैंने बहुत अच्छी तरह से नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं डेली सुबह में उठ के दुनिया के 10 कंट्री से बात करता था, डेवलप्ड कंट्री से बात करता था, ब्रिक्स कंट्री से बात करता था, G20 कंट्री से बात करता था, G7 कंट्री से बात करता था,
साउथ ग्लोबल कंट्री से बात करता था, तो उस वक्त कई एनालिसिस मेरे मन में ऑटोमेटिक हो गए। तो वैसे मुझे उन्होंने कहा कि आपके अमेरिका अपनी जीडीपी का 5% हेल्थ के पीछे खर्च करता है, इटली 4% करता है, यूरोप 5% करता है, कोई 6% करता है। उन्होंने मुझे सारी बात अपनी भाषा में समझाई, तो मैंने उसको कहा कि ये करते होंगे, लेकिन उनका और हमारा मॉडल अलग है। हमारा मॉडल है, हमारे यहाँ हेल्थ है, सर्विस है, हेल्थ है, सेवा है। दुनिया में हेल्थ या तो ऑल सेक्टर, ये कॉमर्स है, तो वहां सारी चीजों कॉमर्स के तरीके से देखी जाती है। हमारे यहाँ सेवा के हिसाब से देखी जाती है। दूसरा, वहां एक टीथ निकालना है, कोई एजेड व्यक्ति हो गया 60-70 अबो का, और एक टीथ में पेन हो रहा है, निकालना है, तो मैंने उसको क्वेश्चंस कहा कि कितना खर्च होगा, तो उन्होंने कहा $2,000। मैंने कहा इंडिया में 200 रुपये में निकल जाएगा, 200 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाएगी। सेम वहां 2000 की होती है। उसको कन्वर्ट करो जीडीपी में और बाद में कंपैरिजन करो, तो आपका 15% एबो हो जाएगा। एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की एक दुनिया है भाई। और मैंने उसके साथ जोड़ के कहा कि हेल्थ का हमारा मॉडल में एम्स में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, इतना रिच एक्सपीरियंस उसका हो जाता है, वो रिटायरमेंट के बाद या तो वहां से जॉब छोड़ दे और प्राइवेट कंसल्टेंसी चालू करे। तो ऐसे कई डॉक्टर को मैं जानता हूं, एक कंसल्टेशन के लिए 1 लाख रुपया दे तो भी लोग देने के लिए तैयार है होते हैं। ऐसे डॉक्टर 1 रुपये की टोकन फी में या तो कोई चैरिटी पर चलने वाली हॉस्पिटल में जाके सेवा देते हैं। हमारे यहाँ कोई एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहां चैरिटी से चलने वाली कोई हॉस्पिटल ना हो। ये हमारा मॉडल है। हम वहां से जीडीपी के में मैपिंग करके खर्च करें और उसके साथ हम मैपिंग करें, वो नहीं हो सकता है। हमें कन्विंस कराना होगा दुनिया को कि हमारा मॉडल क्या है। और इसलिए मेरा, फॉर एग्जांपल, आपने प्रेजेंटेशन में कहा स्किलिंग, अपस्किलिंग। मैं स्किलिंग में भी मेरा अलग सा विजन है। इंडस्ट्रीज और एकेडेमिया लिंकेज, इंडस्ट्रीज और एकेडेमिया लिंकेज का प्रयास और भाषण बात बहुत होती रहती है। मैं मानता हूं कि स्वयं इंडस्ट्रीज स्किलिंग सेंटर बन सकते हैं क्या। आईटीआई, आईटीआई में किसी को सर्टिफिकेट मिला, इट्स, तो हमारी डिमांड के अनुसार उसका स्किलिंग हो गया क्या। डिमांड के अनुसार स्किलिंग कौन करेगा, इंडस्ट्रीज करेगी। हम उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या, और ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट माना जाएगा क्या। जिस दिन हम इंस्टीट्यूट को, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को इंस्टीट्यूट का दर्जा दे देंगे और वहां से सर्टिफिकेट लेके जब स्टूडेंट बाहर जाएगा या तो व्यक्ति स्किलिंग करेगा जो डिमांड के अनुसार होगा। और मैं मानता हूं कि डिमांड ही स्किलिंग की जननी होती है। एक बार डिमांड होती है तो स्किलिंग ऑटोमेटिक होने लगती है, और ऐसा कोई ना कोई काम ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देश में डॉक्टर की डिमांड बढ़ी तो गवर्नमेंट ने एफर्ट करा और आज 750 मेडिकल कॉलेज हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गए। अभी हमें दुनिया की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करनी है, समय की मांग है और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए। तो हमने कहा कि हमें और नई 75,000 नई सीटें बढ़ानी है। हम बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक। मुझे पता है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब गुजरात में नर्मदा परियोजना चल रही थी, और नर्मदा परियोजना में इतने ज्यादा सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी, तो मेडिकल छोड़ के स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में जाते थे और उसको तुरंत ही जॉब प्लेसमेंट हो जाती थी। इतनी ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज। एक समय ऐसा आया कि वहां को एडमिशन लेने वाले की संख्या एकदम कम हो गई, क्योंकि पहले बहुत कॉलेज खुल गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रिक्वायरमेंट स्किलिंग की जननी हो जाती है, और स्किलिंग से रिक्वायरमेंट ही अब स्किलिंग की ओर ले जाती है। और इसलिए ही हमने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव में एक कंसेप्ट रखा कि हम आईटीआई ओपन करेंगे, लेकिन आईटीआई कैसी होगी, हब एंड स्पोक के मॉडल पर होगी। हब एंड स्पोक मॉडल कैसा होगा, एक इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, कहां पर, ये इंडस्ट्रीज क्लस्टर में किस टाइप की इंडस्ट्रीज है, उसको किस टाइप का मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कौन डिजाइन करेगा, इंडस्ट्रीज बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स डिजाइन करेगा।
एक कोर्स डिजाइन करके वहां से छोटी छोटी यही एरिया में चलने वाली आईटीआई में वो पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सीधा उसको इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करा जाएगा। ये हमने ऑलरेडी चालू कर दिया, ताकि जिसकी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, इट्स वन थिंग, सर्टिफिकेट मिल जाने से आप आपका स्किलिंग हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाई हो करे। मैं एक समय में बिफोर 6-7 years ago माई सेल्फ वॉज शिपिंग मिनिस्टर। तो शिपिंग मिनिस्टर में मैंने एक एनालिसिस करा, जैसा आपके यहाँ प्रेजेंटेशन में बैठा वैसे एक मैं प्रेजेंटेशन में बैठ गया। तो प्रेजेंटेशन में आप बता रहे थे मुझे, और मैं देख रहा था, इंडिया को 7,000 किलोमीटर से एबव कोस्टल लाइन है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फिशरमैन है, समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को स्विमिंग उसके नेचर में होता है, फिशरमैन के नेचर में स्विमिंग होता है, जन्मजात स्विमर है वो। तो अब सी फेरर, छोटा सा फिलीपाइंस, 8 लाख सी फेरर और 35% शेयर सी फेरर का केवल फिलीपाइंस का था। इंडिया में केवल 54,000 सी फेरर थे। सी फेरर के रूप में कोई भी जाएंगे, केवल वहां प्यून के रूप में जाएगा, छोटा सा स्वीपर के रूप में जाएगा, तो भी मिनिमम सैलरी $2,000 मिनिमम होता है। 6 महीने समुद्र में जाना होता है। इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्यों 54,000? तो मैंने सारा एनालिसिस करा, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, सर 10 सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने कहा माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम फार्मर्स कम्युनिटी, तो मुझे क्या, मैं फार्मर्स कम्युनिटी हूं तो मुझे फार्मिंग सीखने जाना पड़ेगा क्या? मेरे पुरखों ने वही करा है और मैंने घर में वही देखा है, ये स्किल है ही मुझे, मैं फार्मर्स हूं। ये सर्टिफिकेट को फार्मर्स की स्किल का सर्टिफिकेट माना जाए क्या? कोई फिशरमैन है, ट्रेडिशनल स्विमर है, माई ट्रेडिशनली फिशरमैन, और मैं स्विमिंग जानता हूं, फिशरमैन का सन है, मैंने कहा सर्टिफाई कर दो उसको, उसको कोई ट्रेनिंग लेने जाने की आवश्यकता। ऐसे 10 सर्टिफिकेशन मैंने दे दिया। आज इंडिया का सी फेरर का शेयर 2 लाख हो गया। हमें हमारा तरीका से आगे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड एब्रॉड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग मुझे सीआईआई को अभिनंदन करना है, जो सरकार को करना चाहिए ये उन्होंने अच्छी तरह से करके दिखाया, और वैसा ही मॉडल पीपीपी में होना चाहिए। मैं स्वयं कैरियर काउंसलिंग सेंटर सीआईआई द्वारा स्थापित करा है, उसकी विजिट पर गया था। मैंने मेरी मिनिस्ट्री को भी कहा कि आप भी जाके आइए, और मैंने तय करा है, मैंने मेरे ऑफिसर को डायरेक्शन भी दिया है, सीआईआई हो, फिकी हो, एचओजेम हो, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज बॉडी हो, जिसकी जहां रिच हो, मुझे इससे कैरियर काउंसलिंग सेंटर हर यूनिवर्सिटी में एक करना है। प्रीमाइसिस यूनिवर्सिटी देगी, स्किल वर्कर्स और उसका ऑपरेशन आपके फेडरेशन करेंगे, लोकल इंडस्ट्रीज बॉडी करेंगी, और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट और एक्सेस एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री देगी। ये 3 लोग साथ में मिलकर हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा बड़ी प्रीमाइसिस में, जिस हॉल में हम बैठे इतनी प्रीमाइसिस में 2-3 पार्ट करके एक काउंसलिंग अच्छा सेंटर करके वहां ही रेगुलर सेशन लगा सकते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? आप यहां है, लेकिन आपके क्षेत्र में इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। आपको एक कोर्सेज में जाने से, यहां ट्रेनिंग लेने से आपको यहां जॉब मिल सकती है। आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का एक्सेस ये माइग्रेंट पोर्टल के साथ है, माय भारत पोर्टल के साथ है, स्किलिंग मिनिस्ट्री के साथ है, उसका एक्सेस इस सभी पोर्टल के साथ हमने बना के तैयार रखा है। उसका उपयोग करके वहां ही उसको ट्रेनिंग मिले, वहां ही उसको इंफॉर्मेशन मिले। आपको विदेश जाना है, देख नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर से हम सीधा गए ई माइग्रेंट पोर्टल पर। ई माइग्रेंट पोर्टल पर दुनिया की इतनी कंपनी ने इतनी जॉब ऑफर करी है, वहां आपको जाना है। आप अच्छा मैकेनिक इंजीनियर है, देख एक गल्फ कंट्री है,
उसमें एक कंपनी है, उन्होंने इतना मैकेनिक इंजीनियर चाहिए। आप मैकेनिक इंजीनियर है, आपको वहां जाना है, देख एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आउटसोर्स एजेंसी है, उसके थ्रू जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप उसको कनेक्ट करवा सकते हैं क्या? कई प्लेटफॉर्म पर एआई का उपयोग करके हम रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस और कनेक्टेड कनेक्शन टू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज करवा सकते हैं क्या? उसका काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? हर दिन एक सेशन हो, कोई ना कोई एक्सपर्ट व्यक्ति आवे जिसको रुचि है यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट आके वहां बैठे, समझे, उसकी पहले से डिक्लेरेशन हो कि कल ये इंडस्ट्रीज की ओर से ये यहाँ काउंसलिंग के लिए आएंगे, दूसरे दिन ये आएंगे, कल उसका एक क्लास लगेंगे, उसका सेशन होगा, 3-4 लोग बैठे हैं। ऐसा करके हम उसको कनेक्ट करने का काम करें। एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, जॉब की वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। सवाल है उसको दिशा देना, उसको कनेक्ट करना। हम उसको कनेक्ट करेंगे, हम उसको गाइड करेंगे, वो आपका अपना स्वयं का रास्ता ढूंढ लेंगे। एक बात। दूसरी, पॉलिसी इंटरवेंशन। देखो, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज मीडिया है, इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक है, इस मेरे हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की पॉलिसी जॉब क्रिएशन के लिए, इंडस्ट्रीज ग्रोथ के लिए कैटलिस्टिक की भूमिका में होती है। इंडस्ट्रीज तब जॉब क्रिएट कर पाएगी जब सरकार तय करेगी कि चलो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये इनिशिएटिव लेना है, मेरे देश में इंडस्ट्रीज आए उसके लिए मुझे ये एफर्ट लगाना है। एक बार इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनेगा, इंडस्ट्रीज एफडीआई ऑटोमेटिक आएगी, इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक लगेगी। क्योंकि इंडिया के लिए एक अलग सा अपॉर्चुनिटी इसलिए है जो दुनिया में नहीं है। अपॉर्चुनिटी इंडिया में इसलिए है, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, एवरेज यूथ एज 28 ईयर्स, 20 में से 13 बिलो 35 एज के हमारे युवा है, स्किल पावर है, मैन पावर है, ब्रेन पावर है और परचेज पावर है। इसलिए दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज को इंडिया में आके ही इंडस्ट्रीज लगानी है। उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं क्या? इंडस्ट्रीज के सामने देखने का नजरिया बदल सकते हैं क्या? और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 2021 में रेड फोर्ट से एक बात कही थी कि वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए। ये देश में ट्रेडिशन नहीं थी, यहां वेल्थ क्रिएटर के सामने देखने का नजरिया अलग था। मोदी जी ने कहा कि वेल्थ क्रिएटर, उसको सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों, मोदी जी ने कहा, ये आज से 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने देश में कहा था। चाणक्य ने कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है तो ये राज्य में रहने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना। महाजनों को राज्याश्रय देना मीन्स बिजनेस और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। और उन्होंने आगे कहा कि जब आप महाजनों को राज्याश्रय देते हैं, उसको मदद करते हैं, तो 3 फायदा होता है। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन, मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं एक बेस्ट बिजनेसमैन भी हो सकता हूं। इट्स माई स्किल बेस्ट पॉलिटिशियन, बट जिसमें इंडस्ट्रीज की, बिजनेस की स्किल है, उसको प्रोत्साहित करने से उस संपत्ति का सर्जन करेगा। रोजगार, जब संपत्ति का सर्जन होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और संपत्ति का सर्जन करने वाले लोग सरकार की तिजोरी में कोष देते हैं, यानी कि टैक्स देते हैं। और आगे जाके चाणक्य ने कहा कि तब जाके राज्य यानी कि कंट्री अपने राज्य में रहने वाले किसान और गरीब का कल्याण कर पाएगा। आई वॉन्ट टू से दैट बिफोर 2000 ईयर्स एगो, ये जमाने में भी किसान का ध्यान रखने की बात कही थी और गरीब का कल्याण की बात कही थी, जो आज वही रिलेवेंट है। इसलिए हमारे पास बहुत रिच हेरिटेज है नॉलेज का। हमारे पास नॉलेज हमारा शास्त्रों ने दिया है।
हमें दुनिया का बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उसके साथ हमारी प्रैक्टिस को ऐड करना चाहिए और हमारा मॉडल के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या दोस्तों, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तब हम यहाँ प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि महिला का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन 5% है, उसको ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कभी किसी ने विचार करा एक महिला किसी के दूसरे के घर में काम करने के लिए जाए तब ही हम उसको जॉब मानेंगे? वो अपने घर में काम करती है तब हम उसको जॉब नहीं मानेंगे क्या? आज एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? दोस्तों, मैं उसके लिए भी मॉडल तैयार कर रहा हूं, भाषण करके छूटता नहीं हूं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा काम एनिमल हस्बेंड्री। सारे देश में देखो, अपने घर में एक दो गाय होती है, उसको पालने वाली घर की महिला ही होती है। और मैंने मेरे स्वयं में, मेरे परिवार में मैं जिया हूं, मैंने देखा है। मेरी माँ गाय भैंस पालती थी और हमको पढ़ाने के लिए वो पिताजी से पैसा नहीं मांगती थी। वो कहती थी कि मेरे बच्चे पढ़े और मैं खर्च करूंगी। एक दो गाय रखती थी, एक भैंसे रखती थी और उससे उसकी इनकम होती थी। क्या उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा क्या? मैं इसलिए मानूंगा और इसलिए मानना चाहिए और इसलिए पॉलिसी इंटरवेंशन करना चाहिए। मैंने प्रत्यक्ष इस सिस्टम से मैं निकला हुआ बंदा। हमें हमारी डिफिनेशन बदलनी पड़ेगी। आज एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, सारा सेक्टर में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जॉब नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। उसको हम कैसे काउंट करें? दोस्तों, जॉब के लिए यहां जो कई सुझाव आपने, कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया, एनालिसिस के लिए, वर्कफोर्स एनालिसिस के लिए टास्क फोर्स होना चाहिए। आज टूरिज्म एंड कल्चरल एक्टिविटी, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया के लिए मैं ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, क्योंकि आज के दिन तक कोई दुनिया से आते थे देखने के लिए ताजमहल के अलावा, ताजमहल चले जाते थे। दो तीन डेस्टिनेशन, रेड फोर्ट आ गया, खत्म हो गया, तीसरी कोई प्लेस भी उसको दिखाई नहीं देती थी। आज देश में लास्ट 10 ईयर्स में कई ऐसे प्लेस, और दोस्तों मुझे इतनी खुशी हुई, आपने देखा होगा 10, 11, 12, 3 दिन के लिए, माई सेल्फ इज यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो, 3 दिन के लिए मैंने एक हर बार यूथ फेस्टिवल होता था ना, उसको अलग तरीके से मैंने यूथ फेस्टिवल करा भारत मंडपम में। 3 दिन के लिए सारे देश में से 3,000 एकदम कंपटीशन से पास हुआ एमिनेंट यूथ को बुलाया था और उनके लिए मैंने एक कंपटीशन कराई। 30 लाख यूथ ने पार्टिसिपेंट करा। उसमें से 2 लाख जो मेरिट में आया, उसको हमने कहा कि विकसित भारत के लिए, क्योंकि आज जो 20 साल का 25 साल का युवा है ना, वो 50 साल का होगा 25 साल के बाद। उसको जीना है डेवलप्ड कंट्री को, विकसित भारत को जीने वाला कौन है? जो आज यहाँ 60 वाला है, 70 वाला है, उसको नहीं जीना है, उसको देखना है। लेकिन जो आज 20 वाला है, 20 की एज का है, वो 40, 45, 42, 3 होंगे। उसको विकसित भारत को जीना है और इसलिए उनकी नजर से विकसित भारत कैसा होना चाहिए और विकसित भारत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें 10 सेक्टर में हमने डिवाइड करा। सस्टेनेबिलिटी में क्या होना चाहिए, स्टार्टअप में क्या होना चाहिए विकसित भारत में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकसित भारत में क्या होना चाहिए। और दोस्तों, ये 2 लाख युवाओं ने, मैंने कहा कि जो मेरिट में 2 लाख आए, वो ये 10 सेक्टर पर अपना ऐसे लिखे। उन्होंने ऐसे लिखा। उसमें से ऐसे लिखने के बाद 9,000 यूथ को आइडेंटिफाई करा। जो जिसका बेस्ट ऐसे था, उसको कहा कि आप प्रेजेंटेशन दे। इन 9,000 युवाओं ने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें से 3,000 यूथ को हमने आइडेंटिफाई करके भारत मंडपम में 3 दिन के लिए उसका कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम का नाम रखा था विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। ये 3 दिन के डायलॉग में दोस्तों सारे दिन प्रधानमंत्री जी बैठे, सारे दिन सुबह से शाम तक, 10 बजे आए, 5 बजे गए। और ये 10 वर्टिकल पर देश के युवाओं ने 10-10 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। आपने जो यहां प्रेजेंटेशन दिया है, और एक बार ये प्रेजेंटेशन शेयर होगा, आपको अवश्य देखना है, तब जाके पता चलेंगे कि हम ट्रेडिशनल वे में
मंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन रख रहे थे, लेकिन विकसित भारत की सोच और फ्यूचरिस्टिक हमारा सेक्टर का प्लान, आप जब जिस सेक्टर की बात यहां रखी ना, वही सेक्टर का प्लान देश के युवा क्या चाहते हैं उसको आपको कंपैरिजन करना है, और उनके आधार पर आपकी थॉट ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आपने यहाँ लॉजिस्टिक के लिए प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने भी लॉजिस्टिक के बारे में अपनी बात कही है। यहाँ हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की बात हुई, उसके लिए भी अच्छी अपने उसकी थॉट दी है, उसको दोस्तों देख लेना है। हम समझते हैं कि डिस्कशन वर्टिकल में होना चाहिए और हॉरिजेंटल में होना चाहिए। सब लोगों को समय समय के साथ हमें भी बदलाव करना है भाई। एक जमाने में कंप्यूटर नहीं था, आज कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बाद एआई नहीं थी, आज एआई है। तो हमें एआई का विरोध नहीं करना है, एआई के साथ जुड़ जाना है, तब जाके हम समय के साथ और दुनिया के साथ ताल मिला पाएंगे। हमें केवल दुनिया के साथ ताल मिला के रुकना नहीं है जी। मेरी थॉट आगे है और मैं समझ रहा हूं दुनिया को हम कॉम्पीट करके उसके आगे जा सकते हैं, एक क्षमता हिंदुस्तान में है दोस्तों। मैंने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखी है, यही देश है। जब शुरुआत में मैं दुनिया के साथ बात करता था तो दुनिया मुझे कहती थी कि इंडिया में इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया मैनेज ही नहीं कर पाएगा। और हमने यही ट्रेडिशनल तरीके से स्टैंड लिया, थाली बजाई थी, ताली बजाई थी, लोगों को, लोग हंसते थे। दिया जलाया था, इसलिए जलाते थे कि सेवा ये हमारा संस्कार है। मेरे डॉक्टर में जागरूक करना है, मेरी नर्स में जागरूक करना है, मेरे पैरामेडिक स्टाफ में जागरूक करना है, मेरा कोरोना वॉरियर्स में ये भाव जागरूक करना है कि मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, सेवा ये हमारा संस्कार है। एक बार ये जाग उठा और डेल्टा वेरिएंट चल रहा था ना, तो फिर दुनिया से मेरी बात होती थी। दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं? वहां नहीं आते थे। आपके यहाँ नर्स ड्यूटी पर आती है? वहां नहीं आती थी। कई डॉक्टरों ने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी दोस्तों, तब जाके हिंदुस्तान बचा है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमें पता नहीं है। ये स्ट्रेंथ के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। ये देश में मैं मानता हूं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज दुनिया में 4% अनएम्प्लॉयमेंट, 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट, 3%, 2 से नीचे कोई कोई जगह पे नहीं है। हम भी 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट, लोएस्ट पोजीशन पर है। और उनके सामने आप नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का एनालिसिस करो, जाके देखो, आज भी 5 लाख जॉब उसके पर ओपन है। सवाल ये नहीं है जॉब का, सवाल ये है कि आप कौन सी जॉब चाहते हैं। आप एक इंजीनियर है और कंप्यूटर पर काम करके 25,000 में जॉब करनी है, लेकिन आपको एक प्लम्बर है वो डेली 5,000 रुपया कमा के आता है। एक ऑटो गैरेज वाला है, ऑटो गैरेज वाला के यहां काम करने वाला आदमी नहीं है, लेकिन हम उसको लोअर जॉब मानते हैं। दोस्तों, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लास्ट ईयर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गया था, और वहां जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगती है, दाओस के लोग घूमने घूमने चले जाते हैं और अपने घर किराए पे दे देते हैं, और हम सब लोग बहुत महंगे दाम से उनके घर को किराए पे लेते हैं। और मैं गया तो मेरे लिए गाड़ी अरेंज करी थी। गाड़ी में हम तो भारतीय हैं, तो हम खाना खाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो हम हमारे ड्राइवर को भी पूछते हैं कि खाने का क्या है भाई, खाना खा लिया? तो मेरे ड्राइवर ने कहा हाँ मेरे पास फूड पैकेट है, उन्होंने खा लिया। एकदम टाइम टू टाइम गाड़ी में जो कहूँ वो मिनट में गाड़ी पहुंच जाती थी। अच्छी तरह से कोई जगह पे पहुंचे तो नीचे उतर के डोर खोलते थे, अच्छी व्यवस्था करते थे, मुझे केयर करते थे। तो 2-3 दिन के बाद मेरे जब छुट्टे होने की बारी आई तो थोड़ी मैंने उससे बात करी, तब उन्होंने मुझे बताया एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट, उसके बगल के कोई यूनिवर्सिटी का नाम दिया, वहां का रिसर्च साइंटिस्ट था। उन्होंने कहा कि मेरी छुट्टी थी और मेरी फैमिली बाहर थी, तो मैंने छुट्टी में मेरी गाड़ी किराए पे लेके आपके साथ आ गया। एक उनके देश के स्विट्जरलैंड के बड़े साइंटिस्ट 1 सप्ताह के लिए एक गाड़ी किराए पे लेके दाओस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम कर सकता है। उनके लिए काम छोटा नहीं है।
हमने परिभाषा में बांध दिया है काम छोटा मोटा। बड़ा कौन, टाई कोट में घूमते हैं वही बड़ा, छोटा कौन, छोटा बड़ा के मैपिंग से हम लोगों ने मैपिंग करना चालू करा, इसलिए दिक्कतें हुई है दोस्तों। ये माइंडसेट बदलना है, तब जाके एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस हम कर पाएंगे। लेकिन उसमें ही फंसते जाएंगे। जहां कमाई है उसको हम लोअर जॉब मानेंगे। जहां सब लोगों को जाना है, एज ए मिनिस्टर मैंने 4 बार ओथ लिया भारत सरकार में, तो जब ओथ लेता हूं तो नई मिनिस्ट्री बनती है, तो नई ऑफिस सेट करनी होती है, तो युवा लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें काम करना है आपके साथ। तो मैं कहता हूं अच्छा है, चलो करो। क्या करोगे? तो क्या साहब आपके साथ घूमूंगा। तो मैंने कहा अभी मेरे साथ घूमने वाला है, उसका क्या करूंगा? सभी को घूमने के लिए आना है। मैं कहूंगा, मैंने कहा कि यहाँ 12 कलाक का एक काम है, वहां आपको ड्यूटी करनी है। वो कहेंगे वहां तो सब सोचूंगा। एक काम के लिए दिक्कत है दोस्तों, अर्थोपार्जन करने के लिए, आजीविका के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई काम की कमी नहीं, कोई काम छोटा नहीं होना चाहिए, कोई काम बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहां एक दूसरी बात अनस्किलिंग और स्किलिंग की आई। दोस्तों मैं मानता हूं कि स्किलिंग के लिए हमें हमारा थॉट बदलनी होगी। स्किलिंग हम इंस्टीट्यूट लगा देंगे और स्किलिंग कर लेंगे तो वो सर्टिफिकेट लेके घूमता रहेगा। मुझे सर्टिफिकेट लेके घूमे ऐसा नहीं, काम करने वाला मेन पावर तैयार करना है, और ये डिमांड और सप्लाई पर करना है, और ये इंस्टीट्यूट के आधार पर करना है, एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर करना है। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो बदल जाएगा, और इस दिशा में थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार पहलू को समझती है और इसलिए इस टाइप के डायलॉग में 3-4 घंटा खपाने की इच्छा होती है। चलो हम साथियों का विचार सुने, क्या थॉट प्रोसेस है, हमारी क्या थॉट है, उसको हम अलाइन कैसे करें, जहां से बेस्ट है। हमारा शास्त्रों ने हमें यही सिखाया है, संसार में जो भी श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करो, जहां से अच्छी चीजें मिलती है उसको लेके आगे बढ़ना है, और हमारी जो चीजें है उसको साथ में रख के आगे बढ़ना है। लेकिन रास्ता सही दिशा में नहीं जाएगा। जब देश का इतिहास का हम अध्ययन करें तो वही हुआ, जब देश आजाद हुआ और उस वक्त के हमारे नीति निर्धारक लोगों ने देश को बनाने की कोशिश करी, और दुनिया में जो भी श्रेष्ठ था वो मॉडल अपनाने की कोशिश करी। पंचवर्षीय योजना, 5 इयर्स प्लान रशिया से आया, गवर्नेंस सिस्टम यूरोप से आया, वहां से अच्छी चीजें थी, हम लाए, अच्छा किया, उसका मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम दुनिया से अच्छी चीजें को लेने के लिए निकले और हमारे यहाँ जो अच्छा था वो भूल गए, और इसलिए आज जिस मॉडल डेवलप हुआ है उसको थोड़ा सा टर्न करने में संघर्ष लगता है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो आप में आता है ना, वो ये रास्ते पे जाने में आपको सुविधा जल्दी हो जाती है। जब नया रास्ता ढूंढना होता है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और इसलिए दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आज 6 सेक्टर का हमने देखा, उसके पर बहुत कुछ अच्छा सुझाव आया है। एज ए मिनिस्ट्री, एज ए गवर्नमेंट हम उसको समाहित करके आगे का पाथवे तय करने के लिए विकसित भारत में आपका विचार के रूप में कंट्रीब्यूशन होगा। आप सबको मिलने का अवसर मिला, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।